दुनिया में हर 200 में से एक मर्द इसका वंशज है। इसने इतनी तबाही मचाई कि धरती का टेम्परेचर गिर गया और कटे हुए सिरों के पहाड़ बन गए। लोग इसे खान समझकर अक्सर मुस्लिम समझने की गलती करते हैं, लेकिन ये कोई मुस्लिम नहीं बल्कि मंगोलिया का एक योद्धा था जो आकाश की पूजा करता था। एक ऐसा बाप जिसने अपनी बेटी के पति का मौत का बदला लेने के लिए पूरे शहर में एक कुत्ते तक को जिंदा नहीं छोड़ा। कैसे एक भूखे बच्चे ने जंगेज खान बनकर दुनिया को अपने कदमों में लाया। चलिए पर्दा उठाते हैं इस खौफनाक दास्तान से। इतिहास अक्सर उन लोगों को याद रखता है जो या तो महान होते हैं या फिर बेहद क्रूर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इन दोनों परिभाषाओं डेफिनेशन से परे होते हैं। एक ऐसा नाम जिसने 13वीं सेंचुरी में पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी थी। एक ऐसा शख्स जिसके घोड़ों की तापों से एशिया और यूरोप की धरती कांपती थी। उसका नाम था गेंगिस खान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान के अंदर इतनी नफरत, इतनी ताकत और इतना जुनून कहां से आया? क्या वो पैदाइशी एक कातिल था या फिर हालात ने उसे ऐसा बनाया? आज हम उन घास के मैदानों की गहराइयों में जाएंगे जहां एक बच्चा भूख से तड़प रहा था, लेकिन उसके सपने पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने के थे। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, ये कहानी है सर्वाइवल की, धोखे की, इंतकाम की और एक ऐसे एम्पायर की जिसे बनाना इम्पॉसिबल लगता था। कहानी शुरू होती है 1162 में मंगोलिया की ओनोन रिवर के किनारे। मौसम इतना सख्त था कि सांसें भी जम जाएं। वहां एक कबीले का मुखिया था येसुगेई बगातुर। उसने एक दूसरे कबीले की महिला होयुलन का अपहरण किया और उसे अपनी पत्नी बनाया। इन्हीं दोनों का बेटा पैदा हुआ, टेमुजिन। जब टेमुजिन पैदा हुआ तो उसकी नन्ही मुट्ठी बंद थी। जब उसकी मां ने मुट्ठी खोली तो देखा कि उसमें खून का एक थक्का था। मंगोल शगुन के हिसाब से ये इस बात का इशारा था कि ये बच्चा एक बहुत बड़ा योद्धा बनेगा जिसके हाथ खून से रंगे होंगे। बचपन में टेमुजिन कोई राजकुमार नहीं था। उसका घर एक गैर था और उसके खेल खिलौने सिर्फ तलवार और तीर कमान थे। उसके पिता उसे कबीले की पॉलिटिक्स और सर्वाइवल सिखाते थे, पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। जब टेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, उसके पिता ने तय किया कि अब बेटे की शादी का वक्त आ गया है। वो उसे उंगिराट कबीले में ले गए ताकि वो बोर्टे नाम की लड़की से मिल सके। शादी फिक्स हुई और टेमुजिन को वहां छोड़कर उसके पिता वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें टाटार कबीले के लोग मिले। टाटार्स और येसुगेई की पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन मंगोल परंपरा के हिसाब से दुश्मन को भी खाना खिलाया जाता था। टाटार्स ने दोस्ती का नाटक किया और येसुगेई के खाने में धीमा जहर, स्लो पॉइजन मिला दिया। घर पहुंचते पहुंचते येसुगेई की मौत हो गई। ये टेमुजिन की जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का था। येसुगेई के मरते ही उसके कबीले कियात के लोगों ने रंग बदल लिया। उन्हें लगा कि एक विधवा और छोटे बच्चों को खाना खिलाना उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। उन्होंने होयुलन और उसके बच्चों को अकेला छोड़कर कबीले से निकाल दिया। वो वक्त ऐसा था कि अगर आपके पास कबीला नहीं है तो आपका मरना तय है। टेमुजिन, उसकी माँ और उसके भाई बहन अब दर दर की ठोकर खा रहे थे। उनके पास न घोड़े थे न खाना। वो जंगल में जड़ें खोदकर खाते, चूहे पकड़ते और नदी से मछलियां पकड़कर पेट भरते। इसी वक्त टेमुजिन का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना सौतेला भाई बेकतिर बन गया। बेकतिर बड़ा था और वो अक्सर टेमुजिन और उसके सगे भाई कसर का शिकार छीन लेता था। एक दिन टेमुजिन ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। उसने और कसर ने मिलकर बेकतिर को घेर लिया। बेकतिर ने कहा, मुझे मार दो लेकिन मेरे परिवार को मत मारना। टेमुजिन ने बिना पलके झपकाए अपने भाई पर तीर चला दिया। ये टेमुजिन के पहला खून था। उसने दिखा दिया कि सर्वाइवल के लिए वो अपने खून के रिश्ते को भी खत्म कर सकता है। जब वो घर लौटा, उसकी माँ होयुलन बहुत रोई। उन्होंने कहा कि तुमने एक राक्षस की तरह काम किया है, पर टेमुजिन के लिए वो सिर्फ एक रुकावट थी जिसे उसने हटा दिया था। टेमुजिन की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही थी और ये बात उसके दुश्मन टाइचियूट कबीले को हजम नहीं हुई। उन्होंने टेमुजिन के ठिकाने पर हमला किया। टेमुजिन ने अपने परिवार को बचाया लेकिन खुद पकड़ा गया। उन्होंने उसे गुलाम बना लिया। उसके गले में एक भारी लकड़ी का कॉलर, कांग पहना दिया गया ताकि वो भाग न सके। वो उसे हर रोज एक कबीले से दूसरे कबीले ले जाते और उसका मजाक उड़ाते, लेकिन टेमुजिन ने हार नहीं मानी। एक रात जब गार्ड नशे में धुत था, टेमुजिन ने उस भारी लकड़ी के कॉलर से गार्ड के सिर पर वार किया और भाग निकला। वो एक नदी में छिप गया, सिर्फ अपनी नाक बाहर रखकर। वहां एक गरीब परिवार ने उसकी मदद की और उसका कॉलर काटकर उसे आजाद कर दिया। वो लोग हैरान थे कि इस लड़के की आंखों में मौत का डर नहीं बल्कि बदले की आग है। टेमुजिन वापस अपने परिवार के पास पहुंचा और उसने सबसे पहले बोर्ते को ढूंढा। उनकी शादी हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। मेरकिट कबीले ने पुराने बदले के लिए तेमुजिन के कैंप पर हमला कर दिया। तेमुजिन के पास इतने घोड़े नहीं थे कि सबको बचा सके, इसलिए वो परिवार के साथ भागा, लेकिन बोर्ते पीछे छूट गई। मेरकिट्स ने बोर्ते को उठाया और उसे गुलाम बना लिया। ये तेमुजिन की मर्दानगी पर सबसे बड़ी चोट थी,
पर उसने गुस्सा नहीं किया, उसने स्ट्रैटेजी बनाई। वो अपने बचपन के दोस्त जमुका के पास गया। जमुका एक बड़े कबीले का मुखिया बन चुका था। दोनों ने मिलकर एक विशाल सेना बनाई और मेरकिट्स पर अचानक हमला कर दिया। वो जंग इतनी खतरनाक थी कि मेरकिट्स को संभलने का मौका नहीं मिला। तेमुजिन ने अपनी पत्नी बोर्ते को छुड़ाया। जब वो मिली, वो प्रेग्नेंट थी। बाद में जब उसका बेटा जोची पैदा हुआ तो सबने सवाल उठाए कि क्या ये तेमुजिन का बेटा है, पर तेमुजिन ने बड़े दिल का सबूत दिया और जोची को अपना बड़ा बेटा माना। जमुका और तेमुजिन अंडास ब्लड ब्रदर्स थे। दोनों ने मिलकर कई जंग जीती, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग था। जमुका पुरानी सोच का था। वो मानता था कि सिर्फ उन्हीं को इज्जत मिलनी चाहिए जो नोबल परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन तेमुजिन का कहना था कि जो लायक है वही कमांडर बनेगा, चाहे वो एक गरीब चरवाहा ही क्यों ना हो। इन्हीं मतभेदों यानी डिफरेंसेस की वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए। एक दिन जमुका ने तेमुजिन के दोस्तों को मरवा दिया। इसके बाद दोनों के बीच एक भयानक जंग शुरू हुई जिसे बैटल ऑफ दालन बालजुत कहते हैं। इस पहली जंग में तेमुजिन हार गया, लेकिन उसने हार से सीखा। उसने अपनी सेना को नए तरीके से ऑर्गेनाइज किया। अगले कुछ सालों में तेमुजिन ने एक एक कबीले को हराया। अंत में जमुका पकड़ा गया। जमुका ने कहा, मेरे दोस्त, मुझे एक सम्मानजनक मौत दो। तेमुजिन ने अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी की और उसकी पीठ तोड़कर मौत दी, क्योंकि मंगोल्स का मानना था कि बिना खून बहाए मरना शुभ होता है। अब मंगोलिया में तेमुजिन को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। 1206 में ओनन रिवर के किनारे एक विशाल कुरुलताई हुई। सभी कबीलों ने तेमुजिन को अपना नेता माना। वहां उसे टाइटल मिला गेंगिस खान। इसका मतलब था द यूनिवर्सल रूलर या ओशियानिक रूलर। आज भी दुनिया के लाखों लोग इस भ्रम में जीते हैं कि जंगीज खान एक मुस्लिम था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके नाम के पीछे खान लगता है। लेकिन ये इतिहास की सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि जंगीज खान का इस्लाम या किसी भी किताबी धर्म से कोई रिश्ता नहीं था। वो मंगोलिया के उन पुराने कबीलाई लोगों में से था जो सिर्फ टेंगरी यानी उस अनंत नीले आकाश, इटर्नल ब्लू स्काई की इबादत करते थे। उसके लिए खान कोई मजहबी पहचान नहीं, बल्कि एक ऐसी दहशत भरी पदवी थी जिसका मतलब था इस धरती का एकमात्र मालिक, जो सिर्फ आसमान के ऊपर बैठे उस रब को जवाबदेह है। वो कहता था कि जैसे आसमान में सिर्फ एक सूरज होता है, वैसे ही पूरी जमीन पर सिर्फ एक ही खान का हुक्म चलना चाहिए, और उसी हुक्म को पूरा करने के लिए उसने दुनिया को खून से नहलाया था। गेंगिस खान ने सबसे पहले मंगोल्स के लिए एक नया लॉ सिस्टम बनाया जिसे यासा कहा जाता है। इसमें लिखा था कि कोई किसी का खाना नहीं चुराएगा, कोई औरत का अपमान नहीं करेगा, और जो गद्दारी करेगा उसे मौत मिलेगी। उसने अपनी सेना को 10, 100, 1000 और 10,000 तुमिन के यूनिट्स में बांट दिया। अब मंगोल कोई भीड़ नहीं, बल्कि एक सख्त डिसिप्लिन वाली आर्मी थी। मंगोलिया को एक करने के बाद गेंगिस खान की नजर चाइना पर गई। चाइना उस वक्त दो हिस्सों में था, जिन डायनेस्टी और सीशिया। चाइना के लोगों को लगता था कि उनकी ग्रेट वॉल उन्हें बचा लेगी, लेकिन गेंगिस ने कहा, एक दीवार उतनी ही मजबूत होती है जितने उसे बचाने वाले लोग। मंगोल्स ने दीवार को तोड़ा नहीं, बल्कि उसके किनारे से निकलकर पीछे से हमला कर दिया। चाइना की सेना बड़ी थी, लेकिन मंगोल्स बहुत तेज थे। उन्होंने चाइना के शहरों को घेर लिया और उन्हें भूखों मरने पर मजबूर कर दिया। 1215 में उन्होंने बीजिंग यानी जोंगडू पर कब्जा कर लिया। शहर को इतना लूटा गया कि इतिहासकार कहते हैं कि शहर की गलियां महीनों तक चिपचिपी थीं, क्योंकि वहां चर्बी और खून बह रहा था। यहाँ ये समझना जरूरी है कि मंगोल्स जीत कैसे रहे थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनके घोड़े। एक मंगोल सोल्जर के पास 4 से 5 घोड़े होते थे। जब एक थक जाता, वो तुरंत दूसरे पर सवार हो जाता। इस वजह से वो एक दिन में 100 माइल्स तक सफर कर लेते थे, जो उस वक्त की किसी भी आर्मी के लिए नामुमकिन था। उनकी सबसे फेमस स्ट्रैटेजी थी द फेक रिट्रीट। वो जंग के बीच में डरकर भागने का नाटक करते, दुश्मन उनका पीछा करता, और जब वो थक जाते तो मंगोल्स अचानक मुड़कर हमला करते। उनके तीर कमान इतने एडवांस थे कि वो 300-400 मीटर्स तक निशाना लगा सकते थे। वो घोड़े पर उल्टे बैठकर तीर चलाने में माहिर थे। गेंगिस खान सिर्फ दुश्मनी नहीं, दोस्ती भी जानता था। उसने ख्वारिज़मियन एम्पायर, आज का ईरान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के सुल्तान अला अद-दीन मोहम्मद के पास दोस्ती का हाथ बढ़ाया और एक बड़ा ट्रेड कारवां भेजा। लेकिन सुल्तान के एक गवर्नर इनालचुक ने उन लोगों को मरवा दिया और उनका माल लूट लिया। जब गेंगिस को ये पता चला, उसने गुस्सा कंट्रोल किया और अपना एक मैसेंजर भेजा ताकि मामला सुलझ जाए। सुल्तान ने उस मैसेंजर का सिर काटकर वापस भेज दिया। ये सुल्तान की मौत का परवाना था। गेंगिस खान ने अपनी पूरी सेना को लेकर सेंट्रल एशिया पर हमला कर दिया। उसने समरकंद और बुखारा जैसे महान शहरों को मिट्टी में मिला दिया। उसने कहा, मैं खुदा का कहर, गॉड्स पनिशमेंट हूँ। अगर तुमने पाप ना किए होते तो मुझ जैसा अजाब तुम पर ना गिरता। इसी युद्ध के दौरान एक घटना हुई जो गेंगिस खान की क्रूरता को दर्शाती है। निशापुर शहर में गेंगिस खान का दामाद तोकाचर की मौत हो गई। इसका बदला लेने के लिए उसकी बेटी ने मांग की कि शहर का एक भी इंसान जिंदा न बचे। मंगोल्स ने पूरे शहर का कत्लेआम किया। उन्होंने मर्दों, औरतों, बच्चों और यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों के भी सिर काट दिए।
इन कटे हुए सिरों के बड़े बड़े पहाड़ बनाए गए। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था, ताकि दूसरे शहर ये देखकर बिना लड़े ही सरेंडर कर दें। लेकिन क्या गेंगिस खान सिर्फ मौत का सौदागर था? नहीं, उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे पैक्स मंगोलिका कहते हैं। उसके एम्पायर में एक कुमारी लड़की सोने का थाल लेकर एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकती थी और कोई उसे हाथ नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि सजा सिर्फ मौत थी। वो रिलीजन के मामले में बहुत ओपन था। वो खुद टेंगरिज्म, द एटर्नल ब्लू स्काई में मानता था, लेकिन उसके दरबार में मुस्लिम स्कॉलर्स, क्रिश्चियन प्रीस्ट्स और बुद्धिस्ट मंक्स एक साथ बैठते थे। उसने सिल्क रोड को फिर से जिंदा किया, जिससे ईस्ट और वेस्ट के बीच ट्रेड और टेक्नोलॉजी, गन पाउडर, पेपर का एक्सचेंज हुआ। एक बहुत ही हैरान करने वाली बात यह है कि 2003 की एक स्टडी के मुताबिक सेंट्रल एशिया के लगभग 8% पुरुषों का वाई क्रोमोसोम चंगेज खान से मिलता है। इसका मतलब है कि आज दुनिया में लगभग 16 मिलियन लोग चंगेज खान के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। वो जहां भी जाता उसकी कई पत्नियां और कॉन्क्यूबाइंस होती थीं। ये एक बायोलॉजिकल लेगेसी है जो किसी भी और राजा के पास नहीं है। 1227 में जब चंगेज खान सीशिया के खिलाफ जंग लड़ रहा था, उसकी मौत हो गई। कुछ कहते हैं वो घोड़े से गिर गया था, कुछ कहते हैं वो बीमार था, लेकिन उसकी मौत से ज्यादा रहस्यमयी उसकी बरियल है। उसने वसीयत की थी कि उसे ऐसी जगह दफनाया जाए जहां कोई उसे ढूंढ न सके। उसका जनाजा ले जाने वाले रास्ते में जो भी आया उसे मार दिया गया। दफनाने के बाद उस जगह पर 1000 घोड़े दौड़ाए गए ताकि मिट्टी बराबर हो जाए। फिर उन सोल्जर्स को भी मार दिया गया जिन्होंने उसे दफनाया था। आज भी पूरे मंगोलिया और चाइना में लोग उसकी कब्र ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो अब तक नहीं मिली। शायद वो बुरखुन खालदून पहाड़ों में कहीं सोया है। चंगेज खान के मरने के बाद भी उसका एम्पायर नहीं रुका। उसके बेटों और पोतों जैसे ओजिडे और कुबलाई खान ने एम्पायर को इतना फैलाया कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्टिग्यूअस लैंड एम्पायर बन गया। ये पैसिफिक ओशन से लेकर यूरोप के दरवाजे तक फैला था। उन्होंने रशिया को जीता, बगदाद को तबाह किया और वियतनाम तक पहुंचे। चंगेज खान की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी है कि कैसे विल पावर और डिसिप्लिन से दुनिया को मुट्ठी में किया जा सकता है। एक बच्चा जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, वो दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बना। लेकिन ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि ताकत के साथ एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। उसने लाखों लोगों की जानें ली, शहरों को तबाह किया। वो एक विलन भी था और एक हीरो भी। ये डिपेंड करता है कि आप इतिहास को किस नजरिए से देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला वीडियो किस वॉरियर पर होना चाहिए, कमेंट करके बताएं।